विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ये माना जाता रहा है कि हम सभी स्टारडस्ट से बने हुए हैं। अनेक शोधों के साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन द्वारा हाल ही में किया गया अध्ययन इस मान्यता को और भी पुख्ता करता है। पहला शोध किया गया है यूएम शोधकर्ता जे ली ने, जिसे साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। ये शोध बताता है कि पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर कार्बन इंटरस्टेलर माध्यम से वितरित किया गया। ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि अंतरिक्ष में तारों और आकाशगंगाओं के बीच स्थित होता है। क्या कहता है पहला शोध? संभवतः ऐसा हुआ होगा कि प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बनने और गर्म होने के बाद, जो कि धूल और गैसों के बादल होते हैं, उन्होंने युवा सूर्य का चक्कर लगाया और ग्रह का निर्माण करने वाली जरूरी तत्वों को इकट्ठा किया होगा। सूर्य के जन्म के 10 लाख साल बाद ही कार्बन भी ठोस पदार्थों में विभाजित हो गया था। इसका मतलब है कि कार्बन, जो कि पृथ्वी पर जीवन का आधार है, पृथ्वी पर पहुंचने के लिए इंटरस्टेलर यानी कि अंतरतारकीय यात्रा को पूरा किया। शोधकर्ता पहले ये मानते थे कि पृथ्वी पर कार्बन उन अणुओं से आए जो शुरू में नेबुलर गैस में मौजूद थे। जब गैस ठंडी हुई तो ये अणु चट्टानी ग्रह पर पहुंचे। ली और उनके साथियों ने अपने शोध में इस बात पर जोर दिया कि कार्बन को ले जाने वाली गैस अणु पृथ्वी के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार कार्बन वाष्पीकृत हो जाए तो ये वापस ठोस में परिवर्तित नहीं हो सकता। दशकों से कंडेंसेशन मॉडल का इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो ये कहता है कि सूर्य के निर्माण के समय ग्रहों के सभी तत्व वाष्पीकृत हो गए और जैसे ही डिस्क ठंडा हुआ, इनमें से कुछ गैसें ठोस में बदल गई और ठोस पदार्थों को रासायनिक सामग्री उपलब्ध कराई। लेकिन ऐसा कार्बन के साथ संभव नहीं है। डिस्क पर ज्यादातर कार्बन कार्बनिक पदार्थ के रूप में पहुंचे। हालांकि जब कार्बन वाष्पीकृत होता है तो ये ऐसी प्रजाति का निर्माण करता है जिसे ठोस में परिवर्तित होने के लिए काफी कम तापमान की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कार्बन को दोबारा कार्बनिक अवस्था में नहीं बदला जा सकता। इसकी वजह से शोधकर्ताओं ने ये माना कि पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर कार्बन इंटरस्टेलर माध्यम से विरासत के रूप में बिना पूरी तरह से वाष्पीकृत हुए पहुंचा। कार्बन की मात्रा का आंकलन। पृथ्वी तक कार्बन कैसे पहुंचा, इस बात को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए ली ने पृथ्वी पर संभव कुल कार्बन की मात्रा का आकलन किया। इसके लिए उन्होंने भूकंपीय तरंग के पृथ्वी के कोर तक पहुंचने और पहले से ज्ञात ध्वनि वेव की तुलना की। इससे शोधकर्ताओं को ये पता चला कि कार्बन पृथ्वी के द्रव्यमान में आधा प्रतिशत से भी कम मात्रा में शामिल है। इस तरह शोधकर्ताओं को ये पता चला कि कार्बन पृथ्वी पर कब आया होगा। एक ग्रह पर जीवन को संभव बनाने के लिए सही मात्रा में कार्बन का होना आवश्यक है। ज्यादा कार्बन की वजह से पृथ्वी का वातावरण शुक्र की तरह हो जाएगा, जो कि सूर्य से गर्मी लेकर 880 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को बनाए रखता है। थोड़ा कार्बन होने पर पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह होगी, जो लगभग -60 डिग्री के तापमान के साथ पानी पर आधारित जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कहता है दूसरा शोध? दूसरे शोध में शोधकर्ताओं ने देखा कि ग्रह का छोटा हिस्सा, जिसे प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, अपने निर्माण की शुरुआत में कैसे कार्बन को अवशोषित किया। इनके मेटालिक कोर्स, जो कि लौह उल्कापिंड के रूप में सुरक्षित हो चुके हैं, उनके परीक्षण में वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्रहों की उत्पत्ति के दौरान जब प्लैनेटेसिमल्स पिघलना शुरू हुआ होगा, उस वक्त ज्यादातर कार्बन का क्षय हुआ होगा। प्रोफेसर हिचमैन का कहना है कि ये पुरानी धारणा के उलट है, क्योंकि ज्यादातर मॉडल्स में कार्बन और जीवन योग्य पदार्थों जैसे कि पानी और नाइट्रोजन मौजूद हैं, जो कि चट्टानों में बदल चुके हैं और इसके बाद इनका वितरण विकसित हो रहे ग्रहों जैसे पृथ्वी और मंगल पर हुआ। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चरण छूट गया, जिसमें प्लैनेटेसिमल्स किसी ग्रह पर पहुंचने से पहले अपना ज्यादातर कार्बन खो देता है। हिचमैन के इस शोध को प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित किया गया है। दोनों शोध कार्बन क्षय की दो अलग अलग धारणाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन इस बात को साबित करते हैं कि पृथ्वी को जीवन योग्य बनाने में कार्बन क्षरण ही मुख्य केंद्र रहा है।